हाय एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द लगन बैच। आज हम लोग हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आज के लेक्चर में हम लोग आयनिक कंपाउंड के बारे में जान लेंगे एंड हम लोग सीख लेंगे कि कैसे एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन कॉपी और स्टडी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शाहिन मजूमदार एंड आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। तो फिर चलिए हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। हम लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंडर में ही पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। तो फिर सभी हेडिंग दे लीजिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग मेटल को डिफाइन कर सकते हैं। द मेटल आर द कंपाउंड्स या फिर मेटल आर द एलिमेंट्स व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। मेटल आर द एलिमेंट्स, हम लोग की इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं मेटल आर द एलिमेंट्स which donate electrons to form। अभी बताइए, मेटल का क्या ऐसा मजबूरी पड़ गया कि वो अपने ही घर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? देखिए, आपको अगर बोला जाए कि तुम्हारे घर से भैया मुझे एक चीज़ चाहिए, क्या आप दे दोगे मुझे? आप नहीं दोगे। तो फिर मेटल का क्या ऐसा भैया मजबूरी पड़ गया कि मेटल अपने ही इलेक्ट्रॉन, अपने ही घर का इलेक्ट्रॉन वो दूसरों को डोनेट कर रहा है? देखिए, मेटल इलेक्ट्रॉन इसीलिए डोनेट करता है ताकि वो स्टेबल नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके, ताकि वो अपने जिंदगी में स्टेबिलिटी अटेन कर सके एंड वो नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेशन कर सके। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसके पहले क्लास में यानी क्लास 9 में आपने ऑक्टेट रूल के बारे में तो सुना ही होगा। आपने ऑक्टेट रूल के बारे में तो सुना ही होगा। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है हमें? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ। ये आपने बस पहले क्लास में ही पढ़ा था, पहले क्लास मतलब क्लास 9 में ही पढ़ा था ऑक्टेट रूल के बारे में। देखिए, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा वो अपने ही स्टेट में स्टेबल कहलाएगा। जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा वो अपने ही स्टेट में स्टेबल कहलाएगा, या फिर हम उन्हें स्टेबल घोषित कर सकते हैं। देख लीजिए, इसी वजह से हमारा जो मेटल है वो अपने अकॉर्डिंग या फिर अपने अनुसार सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। वो अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा अनुसार सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरों को डोनेट कर देगा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ये हम लोग बोल सकते हैं। चलिए, अभी हम लोग कुछ मेटल का एग्जाम्पल ले लेंगे। अभी मुझे एक चीज बताइए, सोडियम मेटल का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? बोलिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो फिर अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ये तो आपको पता ही है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। देखिए, K L M ऐसे करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो फिर K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, L शेल में कितना होगा? बोलिए, 8 इलेक्ट्रॉन होगा एंड M शेल में इसका अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो फिर देखिए, इसका टोटल जो 11 इलेक्ट्रॉन्स है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अभी क्या करेगा सोडियम क्या करेगा? अपना ये लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, जो M शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेगा? सोडियम डोनेट कर देगा। इसको क्या करेगा? सोडियम डोनेट कर देगा। देख लीजिए, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके हमारा Na+ आयन का फॉर्मेशन करवा रहा है। हमारा सोडियम Na+ आयन का फॉर्मेशन करवा रहा है एंड हमारा 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है। देख लीजिए, आपको प्रॉपर वे से समझ में आ गया। चलिए, सोडियम के बाद और एक एलिमेंट को पकड़ लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का
एटॉमिक नंबर कितना है भैया, बोलिए जल्दी से। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो फिर अगर हम इसको भी शेल में डिवाइड कर दें KLM, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि K शेल में मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, फिर L शेल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा एंड M शेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। अभी आप मुझे बताइए मैग्नीशियम को अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है तो ये क्या करेगा, जल्दी से बताइए। सोडियम का देख के ही आप लोग बता सकते हैं, इजीली आप लोग बता सकते हैं कि मैग्नीशियम भैया M शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन आपने बोला, अभी आपने जो बोला M शेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, वही मैग्नीशियम डोनेट कर देगा, वही मैग्नीशियम डोनेट कर देगा। इसके M शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वही मैग्नीशियम क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो फिर अगर मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो मैग्नीशियम में Mg2+ आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मैग्नीशियम में Mg2+ आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड हमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके घर का 2 इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगा। अभी चलिए और एक एलिमेंट को पकड़ लेते हैं, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर भैया क्या है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर भैया 13 होता है। तो फिर इसको भी अगर हम लोग शेल्स में डिवाइड कर दे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो फिर हम लोग पाएंगे कि इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है एंड इसके M शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो फिर इसका 13 जो इसका एटॉमिक नंबर या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 13 है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अभी आप लोग मुझे फिर से बताएंगे कि अगर एल्युमिनियम को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है तो फिर एल्युमिनियम क्या करेगा, जल्दी से बताइए। एल्युमिनियम क्या करेगा, एल्युमिनियम अपना जो M शेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के पास प्रेजेंट है, जो M शेल में इसका 3 इलेक्ट्रॉन जो एल्युमिनियम के पास प्रेजेंट है, वो एल्युमिनियम क्या कर देगा, वो एल्युमिनियम डोनेट कर देगा। M शेल में इसका जो 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एल्युमिनियम क्या कर देगा, डोनेट कर देगा इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये Al3+ आयन हमें प्रोवाइड कर देगा एंड हमें और क्या प्रोवाइड कर देगा, इसके घर का 3 इलेक्ट्रॉन भी हमें मिल जाएगा, इसके घर का 3 इलेक्ट्रॉन भी हमें मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग और एक एलिमेंट के बारे में जानेंगे जो कि है पोटेशियम। अच्छा, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा देख लेंगे, चलिए। इसको भी हम लोग KL M एंड N शेल में डिवाइड कर लेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 8 एंड 1। अच्छा, तो फिर अभी आप लोग मुझे बताइए कि अगर पोटेशियम को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है तो पोटेशियम क्या करेगा, जल्दी से बताइए। पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम के लास्ट सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो पोटेशियम ग्रेजुअली डोनेट कर देगा, वो पोटेशियम डोनेट कर देगा तो ही उसके लास्ट सेल में, लास्ट जो वैलेंस सेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फुलफिल्ड हो जाएगा एंड वो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वो स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए हमारा पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके हमारा K+ आयन का फॉर्मेशन कर देगा एंड वो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन हमें प्रोवाइड कर देगा, उसके घर का 1 इलेक्ट्रॉन हमें प्रोवाइड कर देगा। और एक अगर हम मेटल के बारे में जान सके तो फिर हम लोग कैल्शियम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अगर हम कैल्शियम को शेल्स में डिवाइड कर दे KL M N ऐसे शेल्स में डिवाइड कर दे तो फिर कैल्शियम में हम लोग पाएंगे पहले होता है 2, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, M शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा एंड N शेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो फिर अगर कैल्शियम को स्टेबल होना हो, अगर कैल्शियम को लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख के एक स्टेबल नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना हो तो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम अपना लास्ट सेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम के इन शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कैल्शियम क्या कर देगा, वो कैल्शियम डोनेट कर देगा, वो कैल्शियम एकदम से दानवीर की तरह डोनेट कर देगा एंड Ca2+ आयन का फॉर्मेशन करेगा, हमें Ca2+ आयन प्रोवाइड कर देगा
और क्या प्रोवाइड कर देगा, उसके घर का 2 इलेक्ट्रॉन भी हमें मिल जाएगा भैया, उसके घर का 2 इलेक्ट्रॉन भी हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया पूरा मेटल का कहानी। मेटल ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना स्टेबल नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। अभी बताइए नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक वे में डेफिनेशन क्या होगा। नॉन मेटल का डेफिनेशन क्या होगा, देखिए नॉन मेटल आर सच एलिमेंट्स या फिर नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट व्हिच रिसीव इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबल नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए नॉन मेटल्स को भी देख लेते हैं अभी हम। ये कैल्शियम वाला तो आपका लिखना हो गया था, अपने वीडियो पॉज करके थोड़ा लिख लीजिए ये कैल्शियम वाला। मैं इधर से साइड से पूरा नॉन मेटल का भी कहानी लिखूंगा। देख लेंगे नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स which accept electron to form, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कौन सी चीज का फॉर्मेशन करेगा नॉन मेटल हमारा, टू फॉर्म अ एनायन, टू फॉर्म अ एनायन। एंड वो किस लिए ऐसा करेगा, वो किस लिए ऐसा करेगा, इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अभी हम नॉन मेटल्स का भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि पहले ही हम लोग लिख सकते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 7। तो फिर अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो फिर हम लोग लिख सकते हैं Kl, 2 ही शेल बनाएंगे इसके लिए। पहले शेल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड शेल में होगा इसका 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा अभी आप लोग बोलिए कि अगर नाइट्रोजन को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है, या फिर हम लोग रॉ लैंग्वेज में बोले तो फिर नाइट्रोजन के लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को फुलफिल करना है तो फिर नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होगा, नाइट्रोजन अपने घर में कितना इलेक्ट्रॉन को घुसाएगा ताकि इसके लास्ट शेल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाए। बोलिए ये क्लास 2-3 का मैथ है, इसमें नाइट्रोजन को बोलिए बोलिए हाँ नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा सॉरी, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा ताकि नाइट्रोजन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फुलफिल हो सके। एंड नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके N3- आयन का फॉर्मेशन करवा देगा। चलिए अभी नाइट्रोजन का N3- आयन का फॉर्मेशन अगर हो गया तो फिर N3- आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये भी देख लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-8, मतलब इसमें K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा एंड जो इसका L शेल होगा वहां पर इसका 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। चलिए अभी और एक नॉन मेटल के बारे में जान लेते हैं। और एक नॉन मेटल हम लोग ले लेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो फिर ऑक्सीजन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो फिर क्या होगा, 2 शेल बनाएंगे इसके लिए भी। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा एंड L शेल में इसका 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अभी बताइए ऑक्सीजन को अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है या फिर लास्ट वैलेंस शेल में, लास्ट इसके वैलेंस शेल में अगर ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करना है तो फिर ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा भैया, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इसका 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ऑक्सीजन बाहर से किसी भी सोर्स से, किसी भी एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ताकि ये O2- आयन का फॉर्मेशन करवा सके। अभी O2- आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, O2- आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो जाएगा 2-8। इसके लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा या फिर फुलफिल्ड हो जाएगा। फिर हम लोग और एक एलिमेंट के बारे में जानेंगे जो कि है फ्लोरीन। अभी बताइए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, मतलब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर Kl इसका 2 मैंने शेल ड्रॉ कर दिया तो फिर K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा एंड L शेल में इसका
7 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, एल शेल में इसका 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। अभी बताइए फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए? फ्लोरीन एक्सेप्ट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में स्टेबल 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेशन हो जाए एंड ये एक आयन का फॉर्मेशन भी करवा देगा। फिर अगर हम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, अगर हम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फिर हम लोग देख सकते हैं फ्लोरीन में 2 8 इसका पूरा फुल ऑक्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग और एक नेक्स्ट एलिमेंट को देख लेते हैं जो कि है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का अभी आप बोलिए फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? फॉस्फोरस का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें KLm, तो फिर फॉस्फोरस के K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, फॉस्फोरस के L शेल में क्या होगा? L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा एंड फॉस्फोरस के M शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा? फॉस्फोरस के M शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेगा। अभी आप लोग बोलिए फॉस्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा? फॉस्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ताकि ये इसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए? फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके फॉस्फोरस एक P3- आयन का फॉर्मेशन या फिर P3- एनायन का फॉर्मेशन करवा देगा। तो फिर फॉस्फोरस के अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फॉस्फोरस में अभी 2 8 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अभी अगर हम लोग और एक लास्ट एलिमेंट को पकड़ लेते हैं और एक लास्ट नॉन मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं जो कि क्लोरीन का। चलिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए अगर हम लोग क्लोरीन के बारे में बात करें तो फिर क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए KLm 3 शेल ड्रॉ करेंगे एंड K शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। L शेल में कितना रहेगा? L शेल में 8 रहेगा एंड इसके M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। तो फिर अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट कर ले, क्लोरीन किसी भी तरीके से अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट कर ले तो फिर क्लोरीन का हमारा स्टेबल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल्ड हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड हो जाएगा। एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 288। देखिए यहाँ पर मेन आपको दिखाने का जो मतलब था वो ये था कि देखिए इसके लास्ट शेल में, इसके लास्ट जो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नाइट्रोजन के समय पे, और 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के बाद इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड हो गए। सिमिलरली ऑक्सीजन में भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। फ्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, पर इसके 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड हो गया। फॉस्फोरस में भी 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड इसके लास्ट वैलेंस शेल में भी आप देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड हो गया है। इसी तरह से हमारा जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आउटर मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि 8 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन या फिर 8 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करवा लेता है। तो फिर चलिए इतना आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। ये तो आपका पूरा क्लियर हो गया होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, कैसे मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं एंड कैसे नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये तो आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो फिर चलिए इतना आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आई होप अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा। तो फिर मैं अभी इसे मिटा देता हूँ। देख लीजिए, मिटाने के पहले आपको एक चीज़ बस बताना है। क्या आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन एक बार भी आया कि भैया आप ये प्लस साइन, ये प्लस साइन एंड ये माइनस साइन, ये सब कैसे लिख रहे हो? आप लोग ये मतलब भैया आप ये प्लस और माइनस साइन को कैसे डिनोट कर रहे हो? देख लीजिए, मैं आपको एक शॉर्टकट या फिर एक ट्रिक बता देता हूँ। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है
इसे हम लोग एक नेगेटिव चार्ज से कंपेयर करते हैं। एक नेगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन से डोनेट करते हैं। हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हम लोग 1 नेगेटिव चार्ज बता सकते हैं। हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को एक नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी वजह से देख लीजिए, जब सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, मतलब एक नेगेटिव चार्ज को सोडियम से निकाल लिया, सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, मतलब एक नेगेटिव चार्ज को निकाला, इसीलिए सोडियम में प्लस हमने एक चार्ज दे दिया, क्योंकि भैया हमने एक नेगेटिव चार्ज को निकाला है। इसीलिए तो भैया हम लोग यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को देंगे ना, एक पॉजिटिव चार्ज को इसीलिए देंगे क्योंकि हमने एक नेगेटिव चार्ज को निकाल लिया, इसलिए सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम तरह से देख लीजिए, हमने पोटेशियम में क्या किया, हमने मैग्नीशियम में क्या किया, मैग्नीशियम में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, मैग्नीशियम में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, इसीलिए मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया, या फिर हम लोग Mg2+ मैग्नीशियम को इसलिए लिखे। सिमिलरली देख लीजिए ऑक्सीजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन में हमने बाकायदा क्या किया, हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाया। ऑक्सीजन का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था उसमें हमने फिर से 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 नेगेटिव चार्ज को ऐड करवाया, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज आ गया। सिमिलरली देख लीजिए फ्लोरीन में हमने क्या किया, फ्लोरीन में हमने एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाया, फ्लोरीन में हमने एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाया, इसलिए फ्लोरीन में एक नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। सिमिलरली देख लीजिए नाइट्रोजन में हमने क्या किया, नाइट्रोजन में हमने 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाया नाइट्रोजन में हमने 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाया, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। ये एक छोटा सा चीज़, मैं जब आपके एज में था, मैं जब क्लास 9-10 में था, तब मुझे ये चीज़ बहुत खटकता था, इसलिए मैंने भी आपको बता दिया अभी ये चीज़। चलिए अभी हम लोग जान लेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। तो फिर सभी हेडिंग दे लीजिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए किसी भी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये चीज़ इंग्लिश में लिख देता हूं। किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे। देख लेंगे एक एग्जाम्पल ही, चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग सोडियम मेटल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, बताइए। सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है भैया। तो फिर सोडियम का अगर हम लोग शेल में डिवाइड कर दें तो फिर KLM, अगर सोडियम को शेल में डिवाइड कर दे तो फिर K शेल में भैया 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा एंड M शेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। देखिए अभी हम लोग जो आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको कैसे बनाएंगे सोडियम के रिस्पेक्ट में। हम लोग एक सोडियम मेटल को ले लेंगे, ये हमारा एक सोडियम मेटल हो गया एंड उसका आउटर मोस्ट वैलेंस शेल कौन सा है, उसका आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है वो है M शेल। मतलब आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम लोग एक डॉट या फिर एक क्रॉस के फॉर्म में, एक डॉट या फिर एक क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाएंगे। एंड देखिए इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब मैं Na के ऊपर एक डॉट दे सकता हूँ। एक डॉट एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। मैं एक क्रॉस भी दे सकता था, बहुत सारे बुक्स में क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्रॉस भी एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कराएगा। 1 डॉट या फिर 1 क्रॉस एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करवाएगा। चलिए तो फिर Na के ऊपर मैंने एक डॉट दे दिया, यही होता है Na का या फिर सोडियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर।
लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यही हो गया सोडियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए अभी मैग्नीशियम का भी हम लोग बना लेते हैं। बताइए मैग्नीशियम का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? मैग्नीशियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है भैया। मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। चलिए अभी देखिए KLm इसका शेल डिवाइड कर दिया। फिर K शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा? K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। L शेल में कितना रहेगा? L शेल में 8 रहेगा। एंड M शेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं। चलिए अभी अगर हम लोग मैग्नीशियम का हमें लास्ट जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करवाना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मैंने मैग्नीशियम लिख दिया एंड मैं 2 डॉट्स दे दूंगा और एक इंक से रिप्रेजेंट करवाता हूं। मैं यहां पर 2 डॉट्स दे दूंगा। देखिए ये हो गया मैग्नीशियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए फिर हम लोग मैग्नीशियम के बाद आर्गॉन का देख लेते हैं। आर्गॉन Ar, आर्गॉन जो कि एक नोबल गैस है, ये तो आपको पता ही होगा, आर्गॉन एक नोबल गैस है। आर्गॉन का KLm में कितना कितना इलेक्ट्रॉन तो फिर प्रेजेंट होगा? आर्गॉन में Kl और M में 2, 8, L शेल में 8 एंड M शेल में भी इसका 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। अभी बताइए इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैं कैसे ड्रॉ करूं? इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? देख लीजिए, हमें M शेल का जो 8 इलेक्ट्रॉन है वही यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। हमारा M शेल में जो आर्गॉन का 8 इलेक्ट्रॉन है वही हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इसके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करवा देंगे, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन 8 डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया आर्गॉन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यही हो गया आर्गॉन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर हमें फिर हम लोग एक नॉन मेटल को चलिए ले लेते हैं। हम लोग एक नॉन मेटल को ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए क्लोरीन ले लेते हैं। अच्छा, क्लोरीन के KLm शेल बना लेते हैं। क्लोरीन के K शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा? क्लोरीन के K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। L शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा भैया? L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। एंड M शेल में भैया कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा? M शेल में इसका 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेगा। चलिए अभी हम लोग क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको ड्रॉ करते हैं। देख लीजिए अच्छी तरह से। हमें तो फिर लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करवाना पड़ेगा? हमें यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कितना इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करवाना पड़ेगा? जो इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, जो इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है उतना ही इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाएंगे। वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो फिर यहाँ पर हम लोग ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करवा देंगे। देखिए ये हो गया क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देख लीजिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैं गिनवा भी देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो फिर क्लोरीन का भी ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अभी चलिए और एक समझ लेते हैं। हम लोग अभी और एक नॉन मेटल को पकड़ लेते हैं, नाइट्रोजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? KL, 2 ही शेल ड्रॉ करने से ही नाइट्रोजन का हो जाएगा। नाइट्रोजन का 7 होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा एंड L शेल में नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। अभी बताइए नाइट्रोजन का तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना हो तो फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं? ऐसे नाइट्रोजन को लिखेंगे एंड हमें जो एल शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के एल शेल में हमारा जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो सारा का सारा हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाना पड़ेगा। एल शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारा का सारा हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करवा देंगे।
देखिए ये हो गया नाइट्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यही हो गया नाइट्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए, तो फिर यहाँ पर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई होप सो अभी तक आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर टोटली समझ आ गया होगा। मैं और एक बार आपके लिए चलिए रिपीट कर देता हूँ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारा जो आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन सभी को रिप्रेजेंट करेंगे वाया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक क्रॉस या फिर एक डॉट को एक इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक डॉट या फिर एक क्रॉस को एक इलेक्ट्रॉन द्वारा या फिर एक इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देख लीजिए, हमने मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस शेल में मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, एम शेल में मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, इसीलिए हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा दिया, हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा दिया। फिर आर्गॉन के लास्ट वैलेंस शेल में, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, आर्गॉन के लास्ट वैलेंस शेल में भैया 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, तो फिर हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा दिया। इसी तरह से हमने क्लोरीन का भी किया, इसी तरह से हमने नाइट्रोजन का भी किया। चलिए, अभी आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने आपको बस इसके पहले ही बताया था मेटल्स आर द एलिमेंट्स या फिर मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच donate electron, metals are the elements which donate electron and non-metals are the element which accept the electrons, are electron acceptor and metals are electron donors। तो फिर आप मुझे बताइए मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही क्यों करता है या नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट ही क्यों करता है, ये बताइए। तभी मैं ये नहीं बता सकता था, पर अब मैं आपको पूरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर से प्रॉपरली समझा दूंगा कि ये कैसे होता है, ये क्यों होता है भैया कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करते हैं। चलिए ये हम लोग अभी समझ लेते हैं। देखिए, एनर्जेटिकली आप बोलिए कौन सा ज़्यादा फिजिबल है, एनर्जेटिकली फिजिबल मतलब एनर्जेटिकली ईजी कौन सा है, आप मुझे बताइए एनर्जेटिकली ईजी कौन सा है। क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन को क्या डोनेट करना उसके लिए एनर्जेटिकली ज़्यादा फिजिबल होगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना उसके लिए ज़्यादा ईजी होगा। ये क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। और एक बार मैं रिपीट करता हूँ मेरा क्वेश्चन कि क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में, अगर क्लोरीन अपने आउटर मोस्ट शेल का 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर दे तो फिर भी उसका ऑक्टेट फुलफिल हो जा रहा है। देखिए अच्छी तरह से, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन भैया मैं मान लेता हूँ क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसके अंदर दिव्य शक्ति है, वो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे फिर भी देखिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, तो फिर भी वो भैया वैलेंस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्टेट रूल के अनुसार वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन अटेन कर सकता है। पर आप मुझे बताइए कि उसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज़्यादा इजी होगा या फिर 7 के जगह 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ज़्यादा इजी होगा। आप क्लोरीन के जगह होते तो फिर क्या करते, बोलिए। देखिए सभी आलसी होते हैं, आप भी आलसी हो, मैं भी आलसी हो, एंड ये एलिमेंट भी बहुत आलसी है। ये जो उसके लिए ज़्यादा सुविधा होगा, जो इसके लिए एनर्जेटिकली ज़्यादा फिजिबल होगा, वही स्टेप ये एक्सेप्ट करेगा। तो फिर क्लोरीन क्या करेगा, उसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, उसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए क्लोरीन ने क्या किया, इसलिए क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। एंड 1 इलेक्ट्रॉन को जब भी ये एक्सेप्ट करेगा तो फिर हमारा Cl- आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देगा। सेम तरीके से आप लोग मुझे बताइए कि सोडियम के लिए कौन सा ज़्यादा फिजिबल होगा, सोडियम के लिए कौन सा ज़्यादा फिजिबल होगा, वो अपने अंदर 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, अपने घर में 7 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन को जगह देना उसके लिए ज़्यादा इजी होगा, या फिर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा कुचा गिरा है उसको भगा देगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर है वो उसको डोनेट कर देगा, उसके लिए कौन सा ज़्यादा फिजिबल होगा, आप ही बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, उसके लिए कौन सा ज़्यादा इजी होगा। तो फिर हम लोग प्रॉपरली देख सकते हैं कि सोडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करना ज़्यादा इजी होगा, उसके लिए उसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करना उसके लिए ज़्यादा इजी होगा। एंड डोनेट करके ही वो क्या फॉर्म कर सकता है, डोनेट करके वो Na+ आयन का फॉर्मेशन करवा सकता है, डोनेट करके ही वो Na+ आयन का फॉर्मेशन करवा सकता है। देखिए सभी ये चीज़
मैंने अब तक जितना भी सब कुछ बोला सभी ये चीज हो इसीलिए रहा है ताकि वो नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। ऐसे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर सके या फिर 8 इलेक्ट्रॉन को वो बना सके। इसीलिए ही इतना सारा लड़ाई या फिर इतना सारा युद्ध चल रहा है। हम लोग इतना एफर्ट इसलिए मार रहे हैं ताकि सभी के आउटर मोस्ट शेल में, सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में ऐसा स्टेबल इलेक्ट्रॉन या फिर ऐसा स्टेबल 8 इलेक्ट्रॉनिक का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या फिर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। इसीलिए हम लोग सभी इतना यूज कर रहे हैं। तो फिर ये चीज़ आपको अच्छे तरह से मैंने क्लियर करवा दिया क्यों मेटल ही मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसका डोनेट करता है एंड नॉन मेटल उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड व्हाई मेटल्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ये मैंने आपको अच्छी तरह से अभी समझा दिया प्रॉपर्ली। चलिए अभी हम लोग जान लेंगे, मैंने जो अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बोला था, आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में क्या हम लोग पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी बताइए मेटल्स और नॉन मेटल्स का जब रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, मतलब कौन से टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। मैं ये आस्क कर रहा हूँ आपको, ये पूछ रहा हूँ कि जब मेटल्स एंड नॉन मेटल एक साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन से टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, बोलिए। देखिए जब मेटल एंड नॉन मेटल एक साथ रिएक्ट करेंगे तब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। जब मेटल एंड नॉन मेटल एक साथ रिएक्ट करेंगे तब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। मैं ये नाइट्रोजन का थोड़ा मिटा दे रहा हूं, इसके नीचे से ही लिख देता हूं, देख लीजिए। When metals and non-metals react, तो फिर मैंने अभी लिखा when metals and non-metals react via donation and accepting of electron. When metals and non-metals react via donation and accepting of electron, it results in the formation of ionic compound. It results in the formation of ionic compound. जब metal and non-metal react करते हैं तो ionic compound का formation हो जाता है। अभी ionic compound में, किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो दो एलिमेंट के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं द बॉन्ड फ्रॉम बिटवीन द आयनिक कंपाउंड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। द बॉन्ड फ्रॉम बिटवीन द आयनिक कंपाउंड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। चलिए अभी हम लोग आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन एक्चुअली में कैसे होता है, एक्चुअली में डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको भी समझ लेंगे। चलिए आप लोग जल्दी से एक स्क्रीनशॉट उठा लीजिए या फिर ये वीडियो जल्दी से पॉज करके बोर्ड में जितना सारा लिखा है जल्दी से लिख लीजिए। मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ 1 2 3 एंड आई होप आप लोगों ने अभी तक लिख लिया होगा एंड मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। चलिए अभी हमारा एक्चुअली में आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको भी समझ लेते हैं। चलिए पहले हमारा वर्ल्ड फेमस एग्जांपल ले लेंगे जो कि है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कौन से एलिमेंट से बना होता है? सोडियम एंड क्लोरीन से। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक सोडियम आयन लिया एंड एक हमने क्लोरीन लिया। अच्छा अभी बताइए सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। एंड क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है भैया? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। देखिए क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए अभी क्या होगा, अभी आप भी मुझे बताइए अभी क्या होगा। अभी क्या करेगा हमारा जो प्यारा सा सोडियम आयन है वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन, वो अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट कर देगा, उसको क्लोरीन को ये डोनेट कर देगा। देखिए
आफ्टर डोनेशन क्या होता है? आफ्टर डोनेशन हमें क्या मिल जाता है? हमें Na प्लस आयन एक मिल जाता है एंड हमें Cl माइनस आयन मिल जाता है। हमें Na प्लस आयन मिल जाता है एंड Cl माइनस आयन मिल जाता है एंड Cl माइनस में देख लीजिए जो Na का इलेक्ट्रॉन है वो चला आया है। Cl माइनस में जो Na का इलेक्ट्रॉन है वो चला आया है एंड फिर हमारा जो मेन कंपाउंड है जो कि है NaCl उसका भी फॉर्मेशन हो जा रहा है। हमारा NaCl का फॉर्मेशन हो जा रहा है। चलिए अभी और एक कंपाउंड को देख लेते हैं। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड को देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड कौन से एलिमेंट से बना होगा? कैल्शियम एंड ऑक्सीजन से बना होगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है? कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में भैया 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेगा। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा एंड ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भैया हमारा 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भैया 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेगा। अब क्या होगा? कैल्शियम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन को गिफ्ट कर देगा, वो ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। देखिए इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया। ऑक्सीजन को जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया फिर कैसे फॉर्मेशन हुआ? देखिए क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। फिर क्योंकि हमारा कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो फिर इसके ऊपर 2 प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 प्लस चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड हमारा जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब उसके ऊपर 2 माइनस चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके ऊपर 2 माइनस चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड देख लीजिए हमारा यहां पर कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ने अच्छे तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। कैल्शियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ने अच्छे तरह से एक्सेप्ट कर लिया है एंड फॉर्मेशन हो गया हमारा फॉर्मेशन हो गया CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम लोग और एक आयनिक कंपाउंड देख लेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन से 2 आयन्स हो गए? मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन से 2 एलिमेंट प्रेजेंट हो गए? मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। चलिए मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। भैया आप यहां पर 2 क्लोरीन क्यों ड्रॉ कर रहे हो? आप यहां पर 2 क्लोरीन भैया क्यों ड्रॉ कर रहे हो? चलिए जल्दी से देखो तो ही तुम्हें समझ आएगा कि मैंने अभी 2 क्लोरीन क्यों ड्रॉ किया। चलिए देखिए मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारा प्रेजेंट होगा। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा एंड क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हमारा प्रेजेंट रहता है। इसका भी ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा अभी देखिए मैग्नीशियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नीशियम क्या करेगा? वो मैग्नीशियम इन दोनों क्लोरीन आयन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मैग्नीशियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? मैग्नीशियम इन दोनों क्लोरीन आयन को डोनेट कर देगा। मैग्नीशियम ने क्या किया? वो दोनों क्लोरीन आयन को दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब कौन सी चीज का फॉर्मेशन होता है? चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं। अब फॉर्मेशन हो गया हमारा पहले हमें मिलेगा Mg2+ आयन एक मिल जाएगा। हमें Mg2+ आयन मिलेगा क्योंकि
मैग्नीशियम ने क्या किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, Mg2+ आयन मिल जाएगा एंड हमें मिल जाएगा Cl-, हमें Cl- एक आयन मिल जाएगा, एक नहीं बल्कि 2 मिल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 Cl एटम है, यहाँ पर 2 Cl है, 2 क्लोरीन एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है, इसीलिए मैंने नंबर डिनोट करने के लिए नीचे से यहाँ पर 2 लिखा है, इसलिए मैंने नंबर डिनोट करने के लिए नीचे से यहाँ पर 2 लिखा है। चलिए अभी फॉर्मूला तो हम सभी को पता ही लग चुका होगा अभी तक कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा MgCl2 का फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगा। चलिए अभी और एक एलिमेंट को देख लेंगे, पोटेशियम ऑक्साइड। हम लोग अभी पोटेशियम ऑक्साइड को देख लेंगे। अच्छा बताइए, पोटेशियम का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? चलिए ये जल्दी से मुझे बताइए। देखिए पोटेशियम के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। पोटेशियम का जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ पर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। इसके में भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। भैया आपने अभी 2 पोटेशियम आयन क्यों ले लिया? आप लोग बोल रहे थे कि आप पोटेशियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, आपने 2 पोटेशियम क्यों ले लिया? चलिए अभी आपको क्लियर होगा कि मैंने 2 पोटेशियम क्यों लिया। देखिए चलिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भैया 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 जो हमारा पोटेशियम एटम है, 2 पोटेशियम एटम में एक हमारा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या करेगा, 2 पोटेशियम एटम इसी ऑक्सीजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। दोनों पोटेशियम एटम एक एटम ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। इसके वजह से क्या होगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए इसके वजह से पहले तो हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा K+ आयन का, हमें एक K+ आयन मिल जाएगा, हमें K+ आयन मिल जाएगा, पर हमें 2 K+ आयन मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मेशन के टाइम में मैंने 2 पोटेशियम आयन लिया है। तो फिर यहाँ पर भी हम लोग इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, पोटेशियम में 2 लेंगे एंड ऑक्सीजन में 2- आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, O2- आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिर अभी तक तो सभी को पता लग ही चुका होगा कि हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा K2O, दैट इज पोटेशियम ऑक्साइड का। पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन ऐसे ही हो जाता है। अभी आप लोग एक चीज़ अच्छी तरह से देख लीजिए, एक शॉर्टकट चीज़ आपको बता देता हूँ। ये तो सारा हमारा आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। आप लोग अभी समझेंगे कैसे, आप लोग क्रॉस चेक कैसे करोगे कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक ठाक आपने तैयार किया है, आपका जो फॉर्मूला है या फिर स्ट्रक्चर है जो कि लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर से मैंने बनाया, ये आप लोगों ने ठीक ठाक ड्रॉ किया है। आप लोग समझोगे कैसे, देखिए पेपर में खुद से ही ये ट्रिक लगा के समझ सकते हो। देख लीजिए, जो हमारा जो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड को पकड़ लीजिए दुनिया का, वो सारा का सारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अटेंड करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब उनका नेट जो चार्ज होगा उनमें कंपाउंड फॉर्मेशन के बाद आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया, मेन आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के बाद उनका नेट चार्ज 0 होगा, उनका नेट चार्ज जो है वो 0 होगा, उनका नेट चार्ज 0 होगा। यही है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो फिर दुनिया का सभी आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अटेन करता है या फिर उनमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रेजेंट रहता है। अभी देख लीजिए, मैं सभी को एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं कि इसमें नेट जो चार्ज है, इसमें नेट जो चार्ज है वो 0 है भी या नहीं। चलिए देख लेते हैं। देखिए पहले हम लोग NaCl को देखेंगे। NaCl में क्या है, NaCl में मैं यहाँ से ही उठा कर लिखता हूँ, ठीक है। NaCl में एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है जो कि हमने Na+ से लिया है एंड हमारा एक नेगेटिव चार्ज है जो कि हमने
क्लोरीन माइनस से लिया है, तो फिर +1 एंड -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अभी देख लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में हमने क्या लिखा था? कैल्शियम ऑक्साइड में हमने 2 प्लस चार्ज लिया था, जो कि हमने कैल्शियम आयन से मिला है, Ca2+, 2 प्लस चार्ज हमने यहाँ से मिल गया, एंड हम मुझे 2 माइनस चार्ज या फिर 2 माइनस मिल गया हमें ऑक्सीजन से। फिर हमारा जो नेट चार्ज हो गया वो 0 हो गया। देख लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में भी देख लेते हैं। देखिए हमें 2 पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, हमें 2 पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है मैग्नीशियम आयन से, हमें मैग्नीशियम आयन से 2 पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, एंड क्लोरीन से हमें 2 नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। हमें क्लोरीन से क्या मिल रहा है? हमें क्लोरीन से क्या मिल रहा है? 2 नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। ये आपको समझ आ गया मैंने ऐसा क्यों लिखा? देखिए 2 क्लोरीन एटम है एंड 2 क्लोरीन एटम का चार्ज कितना है? 2 क्लोरीन एटम है, 2 क्लोरीन एटम का चार्ज होता है -1, -1 करके 2 क्लोरीन एटम हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो फिर इसका भी क्या होगा? -2 + 2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर भी नेट चार्ज भैया 0 हो रहा है। चलिए लास्ट केस भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? हमारे पास पोटेशियम का 2 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। हमारे पास पोटेशियम का 2 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एंड क्या प्रेजेंट है? हमारे पास ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। तो फिर ये भी क्या होता है? ये भी 0 होता है। चलिए यही आप लोग इसी तरीके से आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में भी एक बार क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो अटेंड हुआ है या नहीं। अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कहीं पर भी डिफ्लेक्टेड हुआ या फिर कहीं पर भी अटेंड नहीं हुआ तो फिर आपका स्ट्रक्चर आप लोग समझ लीजिए पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। आपका स्ट्रक्चर पूरा कन्फर्म गलत है। तो फिर आप लोग फिर से एक बार कोशिश कर सकते हो अगर आपके पास टाइम हुआ तो। भाई चलिए आप लोग अभी इतना जल्दी से लिख लीजिए। आपका ये कंप्लीट हो गया फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में, सब कुछ मैंने बता दिया। चलिए आप लोग अभी जल्दी से इसको लिखिए, एक पिक्चर उठा लीजिए या फिर कोई भी इसको पॉज करके जल्दी से इसको कॉपी में लिख लीजिए। आई होप अभी तक आपने लिख लिया होगा। मैंने बहुत टाइम दिया, 1 2 3 एंड मैं ये मिटा दिया। चलिए अभी हम लोग इसके रिलेटेड, इस चैप्टर के रिलेटेड 2-3, ज़्यादा नहीं, मैं आपका ज़्यादा टाइम ऑक्यूपाई नहीं करूँगा, 2-3 बस PYQs हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अभी हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ PYQs को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए PYQ सॉल्व करने का रूल क्या रहेगा? मैं अपने फ़ोन से क्वेश्चन देख देख के आपको बताऊंगा एंड आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन ऐसे ही पॉप्ड आउट हो जाएगा। मैं जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट करूंगा आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन पॉप्ड आउट हो जाएगा एंड आप क्या करोगे? आपका ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना जो वीडियो है उसको पॉज करोगे, फिर क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे या फिर जो भी रीज़न होगा, जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको खुद सॉल्व करोगे। फिर आप उसको कमेंट सेक्शन में, आंसर अगर MCQ होगा तो फिर उसको कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो या फिर अपने कॉपी में एक नोट कॉपी लेके बैठो, जो नोट कॉपी लेके आप लोग बैठे हो उसमें लिख भी सकते हो। तो फिर अब मैं जब आंसर करूंगा तो फिर आप उसको क्रॉस चेक कर लेना। आप अगर आपका आंसर अगर ठीक हो गया तो फिर बल्ले बल्ले बहुत मज़ा आ गया जाएगा आपको, और आंसर अगर ठीक नहीं होगा तो फिर मैं आपके लिए ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए आज का पहला सवाल आता है आपके लिए, अभी देख लीजिए। अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल विथ लोएस्ट डेंसिटी इज, अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल विथ लोएस्ट डेंसिटी इज, कौन से मेटल का डेंसिटी सबसे कम है ये हमें बताना होगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है लिथियम, सेकेंड ऑप्शन हमें दिया गया है लेड, सेकेंड ऑप्शन हमें लेड दिया गया है, थर्ड ऑप्शन हमें दिया गया है मैग्नीशियम एंड फोर्थ ऑप्शन हमें दिया गया है एल्युमिनियम। हमें पूछा गया है इन चारों मेटल में, मतलब इन चारों मेटल लिथियम, लेड, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, इन चारों मेटल में सबसे कम डेंसिटी किसका है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने आंसर कर लिया है, आप मुझे अभी एक चीज़ बताइए, इन चारों मेटल में सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट, सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका है? कौन से एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है? देखिए यहाँ पर हमारे पास जो लिथियम प्रेजेंट है, हमारे पास जो लिथियम प्रेजेंट है इसका लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट है,
लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, इसका लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट है। तो फिर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग क्लास 10 में पढ़ रहे हो, आप लोगों को तो पता ही होगा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास या फिर मॉलिक्यूलर मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी जिस एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास ही बहुत कम होगा, जिस एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास भी बहुत कम होगा, उसका ग्रेजुअली डेंसिटी भी बहुत कम होगा। इन चारों एलिमेंट में से हमारा लिथियम का जो है मॉलिक्यूलर मास बहुत कम है, इसीलिए कॉरस्पॉन्डिंगली उसका डेंसिटी भी बहुत कम हो जाएगा। तो फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथियम, ऑप्शन नंबर ए। आपने अगर लिथियम दिया है तो फिर बल्ले बल्ले बहुत मजा आ जाएगा आपको। चलिए अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए हमारे सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है, on adding dilute sulfuric acid to a test tube containing metal X, a colorless gas is produced when burning mastic is brought near it। मतलब अगर हम एक टेस्ट ट्यूब है, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। क्वेश्चन को चलिए थोड़ा डीकोड कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है। अभी इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, डाइल्यूट H2SO4 ये हमारे पास प्रेजेंट है। फिर हमें बोला गया है, हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक मेटल X को डाल दिया, मेटल X, मेटल X को हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। अभी डालने के बाद कुछ देर बाद हमने एक बर्निंग मैच स्टिक को, इस टेस्ट ट्यूब के जो माउथ है, टेस्ट ट्यूब का जो मुंह है, उसके सामने एक बर्निंग मैच स्टिक को लाया। देखिए क्लियरली बोला गया है, जब हम एक बर्निंग मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ला रहे हैं, अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड, एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पर एक कलरलेस गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। तो फिर बोला गया है, इनमें से कौन सा मेटल है जो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इसको सेटिस्फाई कर सकता है। चलिए देख लेते हैं कौन सा मेटल हो सकता है। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है सोडियम मेटल, हमारे पास सोडियम मेटल का ऑप्शन है, हमारे पास सल्फर का ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है कॉपर का, फिर हमारे पास ऑप्शन है सिल्वर का। अभी आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए, आपको क्या लगता है, मतलब मेटल X का कैरेक्टर क्या होना चाहिए? मेटल X का कैरेक्टर क्या होना चाहिए? वो नॉन मेटल होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, या फिर एल्कलॉइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मेटल X का कैरेक्टर क्या होना चाहिए? देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो मेटल X होगा वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व करेगा। ये आप सभी को पता है, जब कोई भी मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फिर कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का एक सॉल्ट फॉर्मेशन करता है एंड हमारा वेरी सॉरी एंड हमारा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करवा देता है। मतलब हम लोग अगर रिएक्शन लिखे तो फिर मेटल X प्लस हमारा H2SO4 जब रिएक्ट करेगा तब हमें मिल जाएगा एक सॉल्ट, मेटल का एक सॉल्ट मिल जाएगा एंड हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस, एंड हमें हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि यहाँ पर एक वाइट फ्यूम की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। जब हम बर्निंग मैचस्टिक को ला रहे हैं जो कि एक वाइट फ्यूम की तरह तब दिखाई दे रहा है, यही है हाइड्रोजन गैस हमारा। चलिए अभी बोलिए कौन सा मेटल, इन चारों मेटल में से कौन सा एलिमेंट जो है वो इस रिएक्शन को सेटिस्फाई कर सकता है, यही चलिए देख लेते हैं। देखिए पहले हम लोग एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अभी देख लीजिए यहाँ पर हमें सल्फर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें सल्फर दिखाई दे रहा है। सल्फर क्या है? सल्फर एक मेटल है या फिर नॉन मेटल है, बताइए। देखिए सल्फर एक नॉन मेटल है, सल्फर हमारा एक नॉन मेटल है एंड एक नॉन मेटल ये रिएक्शन कतई नहीं देगा, तो फिर सल्फर का ऑप्शन ही हमने क्रॉस कर दिया।
अभी देख लीजिए हमारा कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर एंड सिल्वर ये जो दो मेटल है ये रिएक्टिविटी सीरीज के बहुत नीचे आता है, ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पे बहुत नीचे आता है, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल इसलिए हम लोग बोलेंगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल। क्यों? क्योंकि ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बहुत नीचे आता है। एंड बचा हमारा क्या? बचा हमारा सोडियम, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमने रिएक्शन कंप्लीट लिखना है तो फिर हम लोग लिख सकते हैं Na प्लस H2SO4 will give Na2SO4, जो कि एक मेटल का सॉल्ट है, एंड हमारा हाइड्रोजन गैस। देखिए ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए तो फिर आप लोगों का ये इस क्वेश्चन का आंसर सोडियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर डैश विल फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड, इनमें से कौन सा बेसिक ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है। चलिए ऑप्शन लिख लेते हैं, पहले थोड़ा ऑप्शन लिख लेते हैं। इसको ना मैं मिटा रहा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं तो ही स्पेस क्रिएट हो जाएगा। चलिए देखिए हमारे ऑप्शन में पहले है 7 एटॉमिक नंबर, 2 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फिर हमारे पास है 17 एटॉमिक नंबर, 2 8 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। फिर है 14 एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है 2 8 4। फिर दिया गया है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है 2 8 एंड 1। चलिए अभी मुझे बताइए कि कौन सा एलिमेंट ऐसा होता है जो कि बेसिक ऑक्साइड, देखिए हमारे यहाँ पर बेसिक ऑक्साइड बोला गया है, कौन सा एलिमेंट ऐसा होता है जो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है। बोलिए मेटल बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है कि नॉन मेटल बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। ऑब्वियसली हमारा जो मेटल होता है वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो फिर हमने यहाँ से मेटल को ढूंढना है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो मेटल है एंड वो बेसिक ऑक्साइड को फॉर्म कर सकता है। चलिए पहले ही देख लेंगे 7 एटॉमिक नंबर भैया किसका होता है, भैया 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है बोलिए। ये एलिमेंट मैंने आज ही करवाया है आपको। 7 एटॉमिक नंबर होता है हमारा नाइट्रोजन का, हमारा नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर होता है। तो भाई नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन तो भैया एक नॉन मेटल है, तो फिर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है? 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होता है, ये भी मैंने आज करवाया है आपको। 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन होता है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक मेटल है या फिर नॉन मेटल है, बताइए। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा। 14 एटॉमिक नंबर किसका होता है? 14 एटॉमिक नंबर होता है सिलिकॉन का। 14 एटॉमिक नंबर होता है सिलिकॉन का। देखिए सिलिकॉन भी एक नॉन मेटल है, सिलिकॉन भी एक नॉन मेटल है, तो फिर इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। एंड हमारा 11 जो है ये एटॉमिक नंबर आता है सोडियम का, ये एटॉमिक नंबर आता है सोडियम का। सोडियम एक मेटल है एंड सोडियम विल फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड, विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। एंड हमारा जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल कौन सा ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है? अगर यही क्वेश्चन रिवर्स में होता कि कौन सा डैश विल फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या फिर एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड कौन सा फॉर्म करता है? एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल हमारा फॉर्म करता है, तो फिर विल फॉर्म दिस एलिमेंट्स विल फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, दिस एलिमेंट्स विल फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। चलिए ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए मूव ऑन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विथ एसिड बट फ्यू ऑक्साइड ऑफ मेटल रिएक्ट विथ बेस, सच मेटेलिक ऑक्साइड्स आर। मतलब और एक बार चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मेटल ऑक्साइड बोला गया है रिएक्ट विथ एसिड, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है, चलिए ठीक है। बट फ्यू ऑक्साइड ऑफ मेटल ऑल्सो रिएक्ट विथ बेस, मतलब हमें मेटल ऑक्साइड
हमें ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को ढूंढना है, हमें ऐसे मेटल ऑक्साइड को शॉर्ट आउट करना है जो बोथ एसिड एंड बेस, जो बोथ एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। हमें ऐसे मेटल ऑक्साइड को शॉर्ट आउट करना है। चलिए ऑप्शन देखने से भी पहले आप लोग मुझे बताइए ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि जो मेटल ऑक्साइड बोथ एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जो मेटल ऑक्साइड बोथ एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। चलिए अभी तो फिर हमें इन ऑप्शन में से एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड है उनको शॉर्ट आउट करना है, यही हमारा मेन काम हो जाएगा। हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाने के समय ही बताया था। यहाँ पर जो देख के लग रहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा हमारा Al2O3। Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा एंड हमारा ZnO, ये दोनों हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आपका टोटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर देते हैं। Which of the following element is true for an amphoteric oxide? Which of the following statement is true for an amphoteric oxide? देखिए पहले बोला गया है कि it react with acid and does not form water. It react with acid and does not form water. फिर बोला गया है it react with acid as well as base to form salt and hydrogen gas. फिर थर्ड में बोला गया है it react with both acid as well as base to form salt and water. फिर फोर्थ में बोला गया है it react with base and do not form water. अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ सॉल्ट and acid, amphoteric oxide react with acid and base. Amphoteric oxide react with both acid and base in order to form salt and water. जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो अब हमें सॉल्ट एंड वाटर मिल जाएगा। तो फिर इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आपने अगर सही आंसर दिया है तो आपका पूरा जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर वे से क्लियर है आपका। आप लोग खुद का एनालिसिस खुद ही कर सकते हो इसकी वजह से, देख लीजिए। चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है रिएक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम डिक्रीजेस इफ इट इज डिप्ड इन नाइट्रिक एसिड। आपको ये स्टेटमेंट थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाई द रिएक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम डिक्रीजेस व्हेन इट इज डिप्ड इन नाइट्रिक एसिड। चलिए देख लीजिए, जब हम किसी भी टेस्ट ट्यूब में, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, किसी भी टेस्ट ट्यूब में हमने जिसमें नाइट्रिक एसिड हमारा है, जिसमें हमारा HNO3, जिसमें हमने नाइट्रिक एसिड पहले से ही डाल रखा है, अगर हम उसी टेस्ट ट्यूब में एल्युमिनियम मेटल को डाल रहे हैं तो फिर हमें बोला गया है कि एल्युमिनियम मेटल का जो रिएक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो रहा है। अभी वो स्लो डाउन क्यों हो रहा है देख लीजिए। हमारा जो नाइट्रिक एसिड है इट इज़ अ ग्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो भैया क्या होगा, हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है ये क्या करेगा, इट विल ऑक्सीडाइज द एल्युमिनियम मेटल। तो फिर देख लीजिए दो रीजंस लिख सकता हूं। पहला रीजन हो जाएगा HNO3, नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के साथ साथ यह क्या करेगा, ये क्या करेगा, एल्युमिनियम मेटल को ऑक्सीडाइज करवा देगा। इट विल ऑक्सीडाइज द एल मेटल। एल्युमिनियम मेटल को ऑक्सीडाइज करवाने के बाद क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, एल्युमिनियम मेटल के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा।
a layer of aluminum oxide formed over the metal, एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम मेटल के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी वजह से एल्युमिनियम ऑक्साइड के लेयर के फॉर्मेशन के वजह से ही हमारा एल्युमिनियम मेटल का रिएक्टिविटी रिड्यूस्ड हो जाता है। इसी रीजन से ही एल्युमिनियम मेटल का जो रिएक्टिविटी है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। चलिए, ये आपका भी, ये स्टेटमेंट को भी आपको अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन करवा दिया। देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। इनमें से कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन, मतलब आयनिक कंपाउंड जो अभी आपको मैंने दिखाया उसी से क्वेश्चन आ गया है। चलिए, इसको थोड़ा मिटा के मैं करवा देता हूँ। आप लोग खुद से करते रहिए, मैं जितना देर में मिटाता हूँ, जितना देर में मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, आप लोग अपने कॉपी में वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट लेते रहिए। चलिए, देखिए, हमें बोला है सोडियम ऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए, हमें बोला गया है सोडियम ऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए। तो फिर सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है? सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भैया एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है। मैं और एक सोडियम ले लूंगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। फिर मैं ऑक्सीजन को ले लूंगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। मैंने आज ही आपको बताया है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन भैया प्रेजेंट रहता है। तो फिर क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, दोनों सोडियम अपना आउटर मोस्ट शेल का जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद क्या फॉर्मेशन हुआ भैया? डोनेट करने के बाद क्या फॉर्मेशन हुआ? देखिए, हमारा 2 Na+ आयन का फॉर्मेशन हो गया, हमें 2 Na+ आयन मिल गया, एंड हमें एक ऑक्सीजन 2- आयन मिल गया। हमें एक ऑक्सीजन 2- आयन मिल गया। देखिए, इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा फॉर्मेशन हो गया Na2O का। इसी तरह से हमारा Na2O का भी फॉर्मेशन हो गया। तो फिर इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा भैया? जल्दी से बोलिए, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है एन एलिमेंट M, एक एलिमेंट M है, एक एलिमेंट हमारे पास M है। M हैज 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन फील्ड इन थर्ड शेल। 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन इसके थर्ड शेल में फील्ड है एज इन द सेकेंड शेल। मतलब सेकेंड शेल में M में सेकेंड शेल के कंपैरिजन में हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा हमारा थर्ड शेल में। सेकेंड शेल के कंपैरिजन में हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा हमारा थर्ड शेल में। इसीलिए देखिए अच्छी तरह से लिखा गया है कि M हैज 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द थर्ड शेल एज इन द सेकेंड शेल। यही इस मतलब क्वेश्चन को डिकोड करना है, ऐसे ही प्रॉपर वे में क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में आपको डिकोड करना है। तो फिर आपका क्वेश्चन सही होने से कोई भी पृथ्वी का कोई भी शक्ति नहीं रोक सकता भैया। देख लीजिए, अभी हमें कुछ एटॉमिक नंबर दिया गया है। M के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कुछ एटॉमिक नंबर दिया गया है। हमें देखना है कि कौन से केस में हमारा जो थर्ड शेल है उसमें हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द सेकेंड शेल। चलिए, पहला है हमारा एटॉमिक नंबर 10। इसमें तो आपको एलिमेंट पहचानने का भी ज़रूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर 10 में अगर मैं KL M मैंने 3 शेल लिख दिया। अभी देखिए, K में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा एंड L में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा एंड M में 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर ही 10 है।
m तक जाएगा ही नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है 12, एटॉमिक नंबर 12। एटॉमिक नंबर 12 होगा तो फिर K में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, L में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा एंड M में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। फिर एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक नंबर 14 होगा तो फिर K में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, L में कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा एंड M में हमारा 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। है एटॉमिक नंबर 18 अगर होगा तो फिर K में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, M में हमारा L में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा एंड M में भी हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेगा। अभी आप मुझे बताइए कौन से केस में आपको ऐसा देख के लग रहा है जो हमारा थर्ड शेल है, मतलब M शेल में हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू द हमारा L शेल। M शेल में हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा एज कम्पेयर टू द L शेल। देखिए 14 वाला जो केस है, 14 जो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा या फिर जिसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एटॉमिक नंबर 14 होगा, वहाँ पर देखिए हमारे M शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो फिर यहाँ पर दिस इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है 14 वो करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली डिपिक्ट्स द कंपाउंड CaCl2। CaCl2 कौन सा कंपाउंड डिपिक्ट कर रहा है? सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है, आपको बनाना है बस। आप मुझे अभी एक चीज़ बताइए, हमारा जो कैल्शियम है इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? कैल्शियम का आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? कैल्शियम के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में भैया 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारा प्रेजेंट रहता है एंड हमारे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भैया 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भैया 7 इलेक्ट्रॉन्स हमारा प्रेजेंट रहता है। 7 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी देखिए कैल्शियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है वो क्या करेगा? कैल्शियम डोनेट कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम इक्वली 2 क्लोरीन एटम्स को डोनेट कर देगा एंड डोनेट करके क्या फॉर्मेशन करवा लेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। हमारा Ca2+ आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। Ca2+ क्यों? क्योंकि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए Ca2+ आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड हमारे पास 2 क्लोरीन एटम है। 2 क्लोरीन एटम ने हमारा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसीलिए हमारा ये क्लोरीन के नीचे हम लोग 2 लिख सकते हैं। क्लोरीन के नीचे हम लोग 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 क्लोरीन एटम है, 2 क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसी वजह से फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा CaCl2 का। इसी वजह से हमारा CaCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए अभी ऑप्शन को भी शॉर्ट आउट कर लेते हैं। देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो फिर आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेस लेक्चर। आज मैंने आपको आयनिक कंपाउंड या फिर आयनिक बॉन्ड के बारे में जो भी कुछ पढ़ाया, आज मैंने आपको जो भी कुछ आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक कंपाउंड के रिलेटेड पढ़ाया, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर वजह से समझ आ गया होगा। या फिर भी आपको ज़रा सा भी डाउट है कॉन्सेप्ट को समझने में, मेरा ये एक्सीलेंट सा हैंडराइटिंग समझने में, या फिर कोई भी डाउट रह गया है PYQ से रिलेटेड, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करें। मैं आपका पर्टिकुलर डाउट, हाँ तुम्हारा पर्टिकुलर डाउट नेक्स्ट वीडियो का जो लास्ट सेक्शन होगा वहाँ पर कवर कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।